नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, जो कि एमजीपीआर यूनिवर्सिटी में 6th सेमेस्टर में आता है। ठीक है, तो आज ये जो है लास्ट वीडियो है इस सब्जेक्ट से संबंधित। हो सकता है और वीडियो लेकर के आऊँ, लेकिन इस पीडीएफ की जो है ये लास्ट वीडियो है। तो अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और ये जो पेपर है, ये जो सब्जेक्ट है, तो ये जो है क्रेडिट 1 का है। ठीक है, 1 क्रेडिट का सब्जेक्ट है ये। और ये जो है 80 नंबर का जो है आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, और जिसमें आप लोगों के 20 नंबर का जो है आपका मिड टर्म हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो है आपके 100 नंबर का है। ठीक है, टोटल 100 नंबर का है, जिसमें 80 नंबर का आप लोगों को क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा और 20 नंबर के आपके मिड टर्म। तो और सिलेबस के बारे में सब बता चुके थे पहले ही, इससे पहले की वीडियो में, तो ज़्यादा देर नहीं लूँगा और मेन टॉपिक पर चलता हूँ। ठीक है, तो अभी तक आप लोग यदि व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, जिससे जो भी मैं पीडीएफ डालूँगा, फ़ोटो डालूँगा या कुछ भी मैं डालता हूँ या वीडियो डालता हूँ, ठीक है, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि जो है बाद को आप लोग जो है भूल जाते हैं। तो इसमें जो है आ जाता है भाग 5। ठीक है, भाग आ जाता है 5। तो इसमें पूछा गया है पारंपरिक ज्ञान, टीके, सीबीडी और आईटीपी, जीआरएफए और जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत जो है इन सभी से संबंधित 151 से 200 क्वेश्चन हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि पारंपरिक ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज, टीके से क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, किसी स्थानीय समुदाय या स्वदेशी लोगों द्वारा पीढ़ियों से विकसित और संजोया गया ज्ञान, नवाचार और प्रथाएं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि बायो पायरेसी, जैव डकैती क्या है। बायो पायरेसी, ये जैव डकैती क्या है, राइट आंसर हो जाएगा इसके साथ ही वो हो जाएगा ए वाला, किसी देश के जैविक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान का बिना उचित अनुमति और लाभ साझाकरण के व्यावसायिक उपयोग करना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत ने विदेशी कंपनियों द्वारा हल्दी, नीम और बासमती चावल के गलत पेटेंट को रोकने के लिए डिजिटल डेटाबेस का निर्माण किया। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि TKDL का प्रबंधन संयुक्त रूप से किन संस्थाओं द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, CSIR और आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अमेरिका में हल्दी के घाव भरने के गुण पर दिए गए पेटेंट को भारत ने किस आधार पर रद्द करवाया। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, यह सिद्ध करके कि यह भारत का प्रायर आर्ट पहले से उपलब्ध पारंपरिक ज्ञान है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि CBD का पूर्ण रूप क्या है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक विविधता पर कन्वेंशन पर किस ऐतिहासिक सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। तो किस में हस्ताक्षर जो है किए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनरेशन 1992। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि CBD के 3 मुख्य उद्देश्य क्या हैं।
CBD के 3 मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि CBD के तहत अनुशंसित संसाधनों तक पहुंच और लाभ साझाकरण से संबंधित विशिष्ट प्रोटोकॉल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा नागोया प्रोटोकॉल है। क्या है? नागोया प्रोटोकॉल। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैव सुरक्षा और जीवों के विनियमन से संबंधित CBD का कौन सा प्रोटोकॉल है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि ITPGRFA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो है पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर का, ठीक है, एग्रीकल्चर। तो फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि ITPGRFA को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, अंतर्राष्ट्रीय बीज संधि के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल सीड ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि ITPGRFA किस वैश्विक संगठन के तत्वावधान में अपनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, FAO खाद्य एवं कृषि संगठन। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि ITPGRFA की बहुपक्षीय प्रणाली में भोजन और चारे के लिए महत्वपूर्ण कितनी फसलों को शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, 64 फसलों को, Annex I फसलों की सूची। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत में जैविक विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, 2002 में भारत में जैविक विविधता अधिनियम पारित किया गया था। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय जैविक विविधता अधिनियम 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, देश के जैविक संसाधनों और उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण एवं नियमन। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर किस सर्वोच्च संस्था का गठन किया गया है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, NBA, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, चेन्नई, तमिलनाडु। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि राज्य स्तर पर जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार संस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, राज्य जैव विविधता बोर्ड। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि स्थानीय स्तर पर पंचायत या नगर पालिका स्तर जैव विविधता अधिनियम के तहत कौन सी समितियां गठित की जाती हैं? तो इसमें जो है कौन सी समितियां गठित की जाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, जैव विविधता प्रबंधन समितियां, BMC, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि BMCS द्वारा अपने स्थानीय क्षेत्र के जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण के लिए तैयार किए जाने वाले रजिस्टर को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर।
PBR प्यूपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पहुंच और लाभ साझाकरण एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ABS का क्या अर्थ है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाले व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं द्वारा स्थानीय समुदायों देश के साथ मुनाफे या लाभ का उचित हिस्सा साझा करना। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि किसी विदेशी व्यक्ति या विदेशी कंपनी को भारत के जैव संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किससे पूर्व अनुमति लेना जो है अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA से अनुमति लेना अनिवार्य है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि यदि कोई भारतीय नागरिक या कंपनी व्यावसायिक लाभ के लिए जैविक संसाधनों का दोहन करना चाहती है तो उसे किससे अनुमति या परामर्श करना होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्ड SBB से अनुमति लेनी पड़ती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि यदि कोई शोधकर्ता भारत के जैविक संसाधनों पर आधारित किसी आविष्कार पर पेटेंट के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे पेटेंट मिलने से पहले किससे मंजूरी लेना आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA से। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्या भारतीय जैविक विविधता अधिनियम 2002 देश के स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान धारकों के अधिकारों को मान्यता देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, हाँ, ABS के माध्यम से उन्हें वित्तीय और गैर वित्तीय लाभ दिए जाते हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रियर इन्फॉर्मेड कंसेंट PIC का क्या अर्थ है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, संसाधनों तक पहुंचने से पहले संबंधित देश या स्थानीय समुदाय की सूचित और पूर्व सहमति देना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स MAT का संबंध किससे है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, संसाधनों के प्रदाता और उपयोगकर्ता के बीच लाभ साझाकरण के तय किए गए नियम और शर्तें। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान पारंपरिक ज्ञान की श्रेणी में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी। ए, आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा प्रणालियों का ज्ञान। B, स्थानीय जनजातियों द्वारा जड़ी बूटियों से किए जाने वाला इलाज। फिर C, पारंपरिक फसल विविधीकरण और भंडारण की विधियाँ। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्या पारंपरिक ज्ञान टीके को मौजूदा स्वरूप में सीधे पेटेंट कराया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें नवीनता नहीं होती है, यह पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में प्रायर आर्ट के रूप में मौजूद है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि यदि पारंपरिक ज्ञान में कोई आधुनिक वैज्ञानिक सुधार या मूल्य संवर्धन किया जाए और उसमें नवीनता हो तो क्या सुधार को पेटेंट कराया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, हाँ, बशर्ते वह पेटेंट की सभी शर्तों नोवेलिटी इनोवेटिव स्टेप को पूरा करे और जैविक संसाधनों के उपयोग के नियमों का पालन करें। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत अधिनियमों का उल्लंघन करने पर किस प्रकार के दंड का प्रावधान है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यह एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है जिसमें कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सद्भावी
अनुसंधान के लिए भारतीय शोधकर्ताओं को देश के भीतर संसाधन ले जाने के लिए किससे छूट प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, उन्हें कुछ मामलों में सख्त ABS प्रतिबंधों से छूट है, लेकिन उन्हें स्थानीय जैव विविधता का सम्मान करना होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अत्यधिक जैव विविधता संपन्न देश माना जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ए भारत, बी ब्राज़ील, सी ऑस्ट्रेलिया। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस प्रकार की संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, 22 मई को मनाया जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारतीय जैविक विविधता अधिनियम की कौन सी धारा विदेशी नागरिकों द्वारा संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित करती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा धारा 3। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अधिनियम की धारा 7 के तहत मुख्य रूप से किन्हें विनियमित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, भारतीय नागरिकों और भारतीय कंपनियों द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच SBB को सूचना देना आवश्यक। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्या जैविक संसाधनों में मानव आनुवंशिक सामग्री शामिल है? ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, नहीं, जैविक विविधता अधिनियम के तहत मानव आनुवंशिक सामग्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि सामान्य रूप से व्यापारिक वस्तुएं नॉर्मली ट्रेडेड कमोडिटीज़ NTCC के रूप में अधिसूचित जैविक संसाधनों को क्या लाभ मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, इन्हें अधिनियम के कड़े पहुंच प्रतिबंधों से छूट प्राप्त होती है ताकि सामान्य व्यापार प्रभावित ना हो। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि स्थानीय समुदायों द्वारा जैविक संसाधनों के संरक्षण के ऐतिहासिक स्थलों को अधिनियम के तहत क्या घोषित किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, जैव विविधता विरासत स्थल अर्थात बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स BHS। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल BHS किसे घोषित किया गया था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, नल्लूर इमली ग्रोव बेंगलुरु कर्नाटक। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि ITPGRFA की बहुपक्षीय प्रणाली MLS के तहत प्राप्त आनुवंशिक सामग्री का उपयोग किस कार्य के लिए किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, रासायनिक हथियारों के निर्माण के लिए या शुद्ध रूप में पेटेंट करके दूसरों की पहुंच रोकने के लिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सामुदायिक बौद्धिक संपदा अधिकार कम्युनिटी IP राइट्स का सीधा संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय समुदायों के सामूहिक अधिकार से। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि VIPO की कौन सी अंतर सरकारी समिति पारंपरिक ज्ञान और लोक कलाओं के कानूनी संरक्षण पर काम कर रही है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, BIPO IGC इंटर गवर्नमेंटल कमिटी। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्या भारत में नीम के तेल की कीटनाशक प्रभावकारिता का पारंपरिक ज्ञान प्रायर आर्ट माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, हाँ,
यह सदियों से भारतीय कृषि ग्रंथों और प्रथाओं में दर्ज है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि बायोपायरेसी का मुकाबला करने का सबसे प्रभावी घरेलू उपाय क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत संरक्षण कानून जैसे जैविक विविधता अधिनियम और डिजिटल ज्ञान पुस्तकालय का निर्माण। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय जैव विविधता कोष नेशनल बायोडायवर्सिटी फंड में पैसा कहाँ से आता है। तो इसमें जो है पैसा कहाँ से आता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, पहुंच और लाभ साझाकरण से, प्राप्त शुल्क, रॉयल्टी और सरकारी अनुदान से आता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि क्या जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत स्थानीय लोगों और पारंपरिक विद्यों हकीमों, ठीक है, वैद्यों हकीमों को अपने उपयोग के लिए स्थानीय जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने की छूट है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, हाँ, उन्हें अपने व्यक्तिगत या स्थानीय औषधि उपयोग के लिए पूर्व अनुमति लेने से छूट प्राप्त है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि बौद्धिक संपदा अधिकार IPR और जैविक विविधता संरक्षण के बीच संतुलन क्यों आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, ताकि वैज्ञानिकों और प्रजनकों को उनके नए आविष्कारों का हक भी मिले और साथ ही प्रकृति एक पारंपरिक समुदायों के हितों की रक्षा भी हो सके, सतत विकास। तो आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। और अभी तक यदि आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी PDF होगी या कोई भी इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे तो उनको मैं वहीं पर अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी जो है टेलीग्राम चल नहीं रहा है, और यदि चल गया तो फिर तो टेलीग्राम ही चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। इमरजेंसी के तौर पर अभी व्हाट्सएप को चला लिया गया है। अभी कुछ भी पक्का नहीं हुआ है कि टेलीग्राम बंद हो जाएगा या हमेशा के लिए बंद होगा या नहीं बंद होगा, ठीक है, अभी कुछ समय के लिए इसको रोक कर रखा गया है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।